आपका जो पंचगामा सतगामा अठगामा 12 उसमें जाओ, उससे नहीं हल होता है तो फिर आप 24 या 84 में जाओ, 360 में जाओ। हाँ, फिर 360 में जाओ, वहाँ भी नहीं होता है तो फिर जो सर्वा खा जाती है सर्वा खा पे वहाँ होगी वो। और ये देखो कितना मतलब गजब की बात है, अपने खर्चे से लोग जाते हैं, ऐसा दुनिया में उदाहरण नहीं मिलेगा। सर्वा खाप के जो भी चौधरी होते हैं बेचारे अपनी गाड़ी लेके आते हैं, अपना खर्चा करते हैं और समय बर्बाद करते हैं सिर्फ इसलिए कि भाई ये देश बसे। अब अगर आप जाटों के गोद देखोगे तो जाटों के लगभग 5000 गोत्र हैं। 5000? तो 5000 में जो गोत्र हैं, अब गोत्रों का कंसेप्ट अलग है। जो महर्षि पतंजलि है उनका अलग मानना है, वो धातु के नाम से होते हैं। ये दिल्ली में जो भी राजा राज करता था, वो जब तंग करता था पब्लिक को, उसका विरोध करने के लिए ये इन्होंने अपने संगठन बनाए हैं। उसको आप खाप कहो, खापों का तो कंसेप्ट ये है जी, समाज में जो बुराई होगी वो बुराई को दूर करना ही उसका कंसेप्ट है। अब वो बुराई एक खाप में, एक जाति में नहीं होती है, एक गोत्र में नहीं होती है। तो इसमें जो हुड्डा खाप आपने बताई, तो जब मराठों के साथ युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तो ये खाली जाट जो हुड्डा गोत्र के जाट है उन्होंने लड़ाई लड़ी कि सभी जाति नहीं? ऐसा है जी, देखो खाप में ये एक्चुअली क्या है, सर्व जातीय सर्व खाप होती है। इसमें सभी जाति के आते हैं। खाप का है ना, अभी आजकल लोगों को पता नहीं, एक्चुअली इसका पूरा नाम है सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत। किसी भी जाति में कोई संकट आएगा तो वो, अब क्या है कि मान लो जाट बहुलता में तो जाट लीड करेगा। अभी हुड्डा खाप के जो तपे हैं, एक मोई हुड्डा तपा है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, उसका जो तपेदार था, जो तपे का प्रमुख, वो पंडित गंगाराम था। अभी भी एक जींद में एक खाप है, उसका पंडित है। तो ये कोई जरूरी नहीं होता है। अच्छा, ऐसा नहीं किसी भी जाति का प्रधान बना सकते हैं। आमतौर से जो कास्ट ज़्यादा बहुमत में होती है मोस्टली उसका बनता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, अदर कास्ट के भी रहे। अभी पानीपत की इसी लड़ाई में जो सर्व जातीय सर्व खाप की पंचायत हुई सोरम गाँव में, अब इतिहास ये बताता है कि भी किसी ने भाव की मदद नहीं करी, लेकिन सर्व खाप पंचायत ने बाकायदा सोरम में पंचायत करके हर जाति के उसमें योद्धा भेजे। उसमें जिक्र है रोड कितने थे, वाल्मीकि कितने थे, जाट कितने थे, ब्राह्मण कितने थे। 20,000 में से लगभग 12,000 जाट थे। उसमें वाल्मीकि भी थे, ब्राह्मण भी थे, रोड भी थे, गुज्जर भी थे, सभी वाल्मीकि भी थे। और जो अब ये बरौना पंचायत हुई थी 1911 में, ये 102वीं पंचायत थी। इससे पहले 101 सर्व खाप की पंचायत हो चुकी हैं। कई पंचायतों के मल योद्धा जो सेनापति वाल्मीकि बने हैं, कईयों के जाट बने, कईयों के गुज्जर, इवन ब्राह्मण भी बने हैं। तो ये तो क्या है कि अब लोगों को जो ना उसकी पूरी गहराई तक पता नहीं है। आज के टाइम में तो ऐसा कहते हैं कि जो खापे बनी हुई है ये केवल जाटों की नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है जी। वो ना तो ये खाप के चौधरी समझा पा रहे और ना पब्लिक समझना चाह रही। एक्चुअली खाप का क्या है, खाप का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। खाप आज के टाइम में उस वक्त के हिसाब से एक आर्मी भी कह सकते हो आप, उसको जुडिशरी भी कह सकते हो। जैसे आर्मी में क्या होता है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर और फिर कर्नल, ब्रिगेडियर होके जनरल तक जाता है। इसमें ऐसे होता है, गांव इकाई होती है, फिर चौगामा, पंचगामा, सतगामा, अठगामा, 12, फिर 12 के बाद फिर जैसे आएगा आपका 84 आएगी, फिर 360 आएगी, ठीक है जी, फिर सर्व खाप आएगी। तो सर्व खाप एक तरह से जनरल हो गया, सबका मिला के हो गया। और अगर हम इसको इस दृष्टि से देखते हैं, आपकी जुडिशरी की दृष्टि से, तो लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आपका आ गया सेशन कोर्ट, फिर आ गया हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जी। तो ये उस पैटर्न पे बनाई थी कि भाई पहले फैसला गांव में करो, गांव में नहीं होता है तो फिर जैसे मान लो लोअर कोर्ट से आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए तो आपका जो पंचगामा सतगामा अठगामा 12 उसमें जाओ, उससे नहीं हल होता है तो फिर आप 24 या 84 में जाओ, 360 में जाओ, हाँ, फिर 360 में जाओ, वहाँ भी नहीं होता है तो फिर जो सर्व खा जाती है सर्व खाप वहाँ होगी वो। और ये देखो कितना मतलब गजब की बात है, अपने खर्चे से लोग जाते हैं, ऐसा दुनिया में उदाहरण नहीं मिलेगा। सर्व खाप के जो भी चौधरी होते हैं बेचारे अपनी गाड़ी लेके आते हैं, अपना खर्चा करते हैं और समय बर्बाद करते हैं सिर्फ इसलिए कि भाई ये देश बसे। पहले क्या था, देश लंबे समय तक गुलाम रहा, तो गुलाम रहा तो जो भी दिल्ली की गद्दी पे बैठता था वो या तो टैक्स वसूलता था या नाजायज तंग करता था लोगों को। उससे बचने के लिए लोगों ने ये संगठन बनाया। अब भाई कैसे रक्षा हो, अब आप ये देखो यहाँ कबीलाई लोग हैं, अब हुड्डा खाप के 12 गांव क्यों इकट्ठे बचे, एलावत भी इकट्ठी क्यों बचे, ये इसलिए उन्होंने संगठन बनाया। भाई कोई संकट हमारे ऊपर यदि आ गया तो सब लोग, तो उसमें 9
अब अगर संकट आएगा तो जाट पे भी आएगा, ब्राह्मण पे भी, नाई पे भी, धोबी तेली सब पे आएगा। वो एक एक जाति पे तो आएगा नहीं। तो फिर वो सब इकट्ठे होते थे। अगर हमारे ऊपर ये संकट आ गया, अब मान लो बाढ़ आ गई तो सबको नुकसान है, उसको अकाल पड़ गया तो सबको नुकसान है। तो फिर वो खापे फैसला करती थी, वो सब मानते थे उसको और सब पे लागू होता था। एक जाति की कोई भी वो नहीं है। जैसे हम जातियों की बात करें तो जातियाँ कितनी है अपने हरियाणा में? हम मोटा-मोटी जातियों बात तो करें। देखो जी बहुत ज़्यादा हैं जातियों की। तो मतलब आप जैसे बरसाती मेंढक होते हैं ना, इतनी जातियां हैं। प्रमुख जातियां अगर आप जैसे मान लो तो भाई जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण को तो उच्च माना गया है। अब हरियाणा में तो ज़्यादातर गौड़ ब्राह्मण हैं, जी। ठीक है। वैसे देखो तो इनके गोत्र ऋषियों के नाम पे हैं। जैसे मान लो अत्रि ऋषि है जी, गौतम ऋषि है, मुद्गल है, पाराशर है, वशिष्ठ है, वत्स है, कौशिक है, और कश्यप ऐसा है वो कॉमन है। कश्यप को कोई भी यूज कर सकता है। आप अगर बणियों में देखोगे तो महाराजा अग्रसेन के जो 18 बेटे हुए उनके नाम से गोत्र हैं। अंसल, कंसल, बंसल, मित्तल, जिंदल, तायल ऐसे हैं। और अगर जैसे आप आपने बताया कि जो बनियों के जो गोत्र है उसमें बाद में एल ले हाँ, लगता है, नहीं बणियों ने क्या किया, महाराजा लेकिन जैसे अग्रसेन गर्ग है उसमें नहीं है। नहीं, उसमें गर्ग और एरन और गोयनका तीन में ले नहीं आता, बाकी सब में ले आता है। जैसे अंसल, बंसल, कंसल, मित्तल, जिंदल, तायल, मंगल ऐसे, ठीक है जी। अब फिर आप देखोगे तो लय दूसरी कौन सी जाति है जिसमें ले आता है, फिर जाटों में आता है दलाल, ग्रेवाल, बेनीवाल, बामल, ठीक है जी। लय फिर जाटों में आता है। और जातियों में इतना लय शब्द ज़्यादा प्रचलन नहीं है। अब अगर आप जाटों के गोत्र देखोगे तो जाटों के लगभग 5000 गोत्र हैं। 5000। तो 5000 में जो गोत्र हैं, अब गोत्रों का कंसेप्ट अलग है। जो महर्षि पतंजलि है उनका अलग मानना है, वो धातु के नाम से होते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना भी ये व्यक्ति विशेष कोई महापुरुष है उसके नाम पे हैं, कुछ स्थान के नाम से हैं। जैसे अहिरों के गोत्र हैं, कनीना में है तो कनीनवाल हो गया, कोसड़ी का तो कोसड़िया हो गया। स्थान के नाम से भी गोत्र होते हैं, महापुरुष के नाम से भी गोत्र होते हैं, किसी पर्वत पे रहे उसके नाम से भी गोत्र हैं, जैसे- ऋषियों के नाम से भी गोत्र हैं। जैसे ब्राह्मणों में तो गोत्र के साथ शासन भी होता है, हाँ, तो जाटों में नहीं है नहीं ऐसा जाटों में शासन नहीं होता। आपके तो जैसे भारद्वाज है, मान लो भारद्वाज के 25-26 वो शासन होते हैं जी। और शासन में आप शादी भी गोत्र में कर सकते हैं, शासन अलग होना चाहिए। हम्म। लेकिन यही परंपरा, ये जो दिल्ली के 200 किलोमीटर चारों तरफ का एरिया है, ये ज़्यादातर प्रथा यहीं लागू है। इसको मतलब एक तरह से वैदिक भी बोल सकते हैं हम। और यहीं पे 3 गोत्र छोड़ने की परंपरा है, बाकी जगह तो नहीं है। ये महाराष्ट्र में आप दक्षिण में जाएंगे तो मामा भांजी का बेस्ट रिश्ता मानते हैं वहाँ। अगर मामा से भांजी का शादी होती है तो उसको अच्छा मानते हैं। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ तो गोत्र भी 3 छोड़ने पड़ेंगे आपको। 3 गोत्र। इसलिए यहाँ के लोग डील डॉल, हष्ट पुष्ट, शुद्ध सात्विक होते हैं। और खापे भी इसका वो कहती हैं कि भाई सेम गोत्र में शादी का विरोध करती देखो है हमेशा ही। खापों का तो कंसेप्ट ये है जी, समाज में जो बुराई होगी वो बुराई को दूर करना ही उसका कंसेप्ट है। अब वो बुराई एक खाप में, एक जाति में नहीं होती है, एक गोत्र में नहीं होती है। अभी ये लोग जाते हैं दूसरे स्टेटों में भी जाते हैं पंचायत करने, इनको कोई कमाई थोड़ा होती है उससे, समय अपना खराब करते हैं तो वैसे थोड़ा करते हैं, सर्व समाज हित के लिए। एक हुड्डा साहब, जैसे कुछ जातियों के गोत्र जो है ना वो आपस में ना मिलते हैं, जैसे समान रूप से। जैसे आप जाटों के बहुत से गोत्र ऐसे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग के हैं, एससी समाज के लोग हैं, उनके साथ भी ऐसे गोत्र मिलते हैं जो जाटों के हैं, वही दूसरी जातियों के हैं। देखो जी, जहाँ तक बात है अभी अत्रि गोत्र है। अत्रि गोत्र आपका ये इधर कलोई के आसपास के ब्राह्मणों का गोत्र है। अलीगढ़ में एक वो है गड़बड़ा रियासत, वहाँ 12 गोत्र अत्रि जाटों के हैं। अत्रि अत्रि गोत्र के जाट है, हाँ जाट भी है। यस, 12 गांव इकट्ठे पलवल से जब अलीगढ़ जाते हैं बिल्कुल यमुना के किनारे हैं। भारद्वाज गोत्र भी जाटों का है। इसके अलावा अहिर गोत्र, अहिर जाति भी है, अहिर गोत्र जाटों का भी है। गुज्जर भी गोत्र जाटों का बाड़मेर में जी। और जो दूसरी जातियों मिलने का जो कारण है, ये पहले कभी जो है ना एक ही बाप की औलाद रहे हैं, कर्म के आधार से बट गए। मान लो भाई चमड़े का आदमी काम करने लग गया तो चरमकार हो गया वो। अब चांदराम जी का गोत्र अलावत है, बहुत बड़े दलित नेता थे जी। अलावत, जाटों का भी गोत्र है। पुनिया जाटों का भी गोत्र है, कृपाराम पुनिया जी बहुत अच्छे नेता हुए दलित के। तो गोत्र मिलने का ये तो है ना, पहले कभी एक ही उसके रहे हैं, बाद में कर्म के आधार से जो ना अपना बन गया। भी ये मान लो लकड़ियाँ काम करने लगा तो उसको बड़े ही करने लग गए। गोत्र चेंज नहीं हुआ, गोत्र कभी चेंज नहीं होता, गोत्र वही रहता है। आदमी का धर्म बदल जाता है, जाति भी चेंज नहीं होती, लेकिन कर्म के आधार से कुछ आदमी अगर अपने को कहने, अब जैसे फौजदार शब्द है एक,
अब जाटों में जो भरतपुर की सेना में थे, जो फौज में थे, अच्छे होते थे, उनको फौजदार कहने लग गए। फौजदार कोई जाति नहीं है, कोई गोत्र नहीं है। जो फौज में रहते थे उनको फौजदार। लेकिन अब वो क्या है, वो 4 गोत्र की बजाय, सिनसिनवार की बजाय फौजदार लिखने लग गए। अब मलिक है, मलिक इज नॉट ए गोत्र, उपाधि है। जैसे हरियाणा में भी मलिक गोत्र है, यूपी में भी है। नहीं, मलिक नहीं, गोत्र इनका लल है। लल लल गोत्र है, गठवाड़ा खाप है। मलिक एक उपाधि है जो लोग लड़ाई लड़ते थे उन दिनों। जो मतलब जैसे एक ब्रिगेडियर होता है, तो ब्रिगेडियर के अंडर में इतने सैनिक होंगे, तो जो लोग बड़े पदाधिकारी थे जो सेना की लड़ाई लड़ते थे, वो मलिक की उपाधि दी गई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर के टाइम में मिली है ये, कुछ का मानना है कि नहीं ये पहले दी गई, लेकिन ये एक उपाधि है, गोत्र नहीं है मलिक कोई। पाकिस्तान में ये मलिक है। हाँ, पाकिस्तान में उपाधि है। पहले तो भारत पाकिस्तान मलिक एक ही था, तो 47 से मलिक पहले पंजाबियों में भी है, मलिक मुसलमानों में भी, मलिक जाटों में भी है। ठीक है जी, ये उपाधि है, गोत्र नहीं है ये। गोत्र नहीं है। हाँ, गठवाड़ा खाप है इनकी, ओरिजिनली यदि कहोगे तो गठवाड़ा खाप है। ये मलिक तो अभी बोलो तो आप देश आजाद होने के बाद लिखने लगे हैं, अभी पहले तो गठवाड़ा ही लिखते थे, गठवाड़ा खाप। गठवाड़ा मतलब एक गुट बनाया। ये एक्चुअली क्या है, ये जो खापों का जो सिस्टम है ना, ये दिल्ली में जो भी राजा राज करता था, वो जब तंग करता था पब्लिक को, उसका विरोध करने के लिए ये इन्होंने अपने संगठन बनाए हैं। उसको आप खाप कहो, गठवाड़ा है तो उसमें कई गुट में मिलकर उन्होंने एक संगठन बनाया। ऐसे दहिया का है, दहिया में 29 खापें आती हैं, दहिया का जो संगठन है, ऐसे गठवाड़े का संगठन है। तो जब भी वो दिल्ली का राजा तंग करता था इनको, टैक्स लगाना है या और कोई व्यभिचारी करता है, तो लोग इकट्ठे होकर लड़ते थे। सर्वजाति है। तो यहाँ के अपने हरियाणा के कौन कौन से ऐसे स्वतंत्र सेनानी है जो पहले अंग्रेजों के साथ भी लड़े, मुगलों के साथ भी लड़े? तो ऐसे कुछ लोग जो यहाँ के लोगों ने काम। देखो जी, अगर आप 1857 की लड़ाई में देखोगे तो शहीद उधमी राम लिबासपुर गांव के थे। उस गांव को सारा का सारा राठधने को दे दिया वो गांव। अभी 2006 में बताते नंबरदारी आई है वहाँ पे। जी जी। 5 दिन तक वो लटकते रहे थे, पेड़ पे लटकाया था उनको, पीपल के पेड़। पीपल के पेड़ पे लटकाया था, कीले लगा के। हरियाणा का दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ के जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनका जिक्र ही नहीं है इतिहास में कहीं। आज भी हम औरंगजेब, अकबर, बाबर ये पढ़ते हैं। तो जब हमने ये देखा कि भी जैसे मैं दूसरे स्टेटों में गया, कई जगह मैंने देखा, कर्नाटक में मेरी जब मैं गया तो देखा वो पंजाब की हिस्ट्री को जानते हैं सब, हरियाणा की जब बात करते हैं कोई इतिहास को नहीं जानता। तो वहाँ से मेरे मन में एक ललक हुई कि भाई हरियाणा इतना बढ़िया स्टेट है, इतनी कुर्बानी हमारे बुजुर्ग बताते थे और कहीं जिक्र नहीं है। तो धीरे धीरे ये लालसा हुई, इसलिए फिर हमने ये हरियाणा में काम करना को शुरू किया। और हरियाणा का वशिष्ठ जी इतना गजब का इतिहास है, किसी गाँव में घुस जाओ आप, किसी भी गाँव में, किसी जाति गाँव, आपको वहाँ फ्रीडम फाइटर मिलेंगे, वहाँ आपको समाज सुधारक मिलेंगे, लेकिन उनका जिक्र नहीं है। जिक्र क्यों नहीं है कि हम लोग योद्धा थे, लड़ गए, मर गए, कट गए, उसके बाद बात खत्म, आगे अपना खेती करते रहे। एक तो क्या है कि दिल्ली नज़दीक होने से ज़्यादातर जो ना टैक्स जब भी आदमी आता था पहले यहीं से वसूलता था, नज़दीक था तो इसलिए ये लोग लड़ाइयों में ज़्यादा रहे। और फर्टिलाइज लैंड है। अब राजा जो दूर थोड़ा जाएगा वसूल नहीं कर, पहले तो नज़दीक वाले को पकड़ेगा वो। इसलिए जो ये दिल्ली के नज़दीक का एरिया है ये लड़ाकू ज़्यादा है, तो ये लोग लड़ाइयों में ही इतने व्यस्त रहे कि इनको लिखने का टाइम ही नहीं मिला। मतलब यहाँ का लोगों का इतिहास नहीं लिखा गया। हाँ, इतिहास नहीं लिखा गया। अब आप देखो 1857 में इनको सजा दी, इनको लड़ने की सजा दी। यमुना नदी से जो उधर पूर्व का जो भाग है जिसको पश्चिम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, वो अवध के साथ मिला दिया अंग्रेजों ने, और जो पश्चिम का भाग था इसको पंजाब के साथ मिला दिया। इसका मतलब ये था भाई ये खाप वहाँ भी हैं, खाप यहाँ भी हैं, आपस में हमारा संस्कृति, बोल चाल सब कुछ मिलता है। अंग्रेजों ने ये सोचा यदि ये लोग संगठित रहेंगे तो हमें खतरा है, इसलिए इनको डिवाइड एंड रूल, और इवन रिश्तेदारी भी बंद करती थी। क्योंकि 1911 में जो बरौना पंचायत हुई है उसमें जमुना पार के पंचायती नहीं आए खाप के, क्योंकि उस टाइम आ जा नहीं सकते थे, बैन था, इतने डरे हुए थे अंग्रेज। और जो हमारा ये हिस्सा है आपका महेंद्रगढ़ जिला जिसको बोलते हैं, 52-84 है, ये दे दिया रियासतों को, जींद रियासत को और नाभा को, पटियाला को, क्योंकि इन्होंने उस टाइम मदद करी थी अंग्रेजों की। तो हरियाणा को कई पार्टों में डिवाइड कर दिया, कुछ रियासतों को दे दिया, कुछ पंजाब से मिला दिया। और मिलाने का कारण ये था कि इनकी राजधानी वहाँ है, इनकी कोर्ट वहाँ है, ना ये पढ़ पाएंगे, वहाँ जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। एक तरह से शिक्षा से भी दूर रखा इनको, उसका ये भी कारण था। अगर लड़ोगे तो शिक्षा से भी महरूम हो जाओगे, न्याय के लिए भी तरसोगे आप। अब वहाँ उर्दू बोलते थे,
मुस्लिम बहुल था, तो हमारी तो संस्कृति मिलती नहीं, उस पंजाब से मिलाने का कोई तुक नहीं बनता था। उस वक्त 56% आबादी मुस्लिम की थी पंजाब में, और 56 का अदा कर दो 28, ये इसकी थी हिंदुओं की, जिसमें पंजाब भी आलिया स्टेट, और उसका अदा कर दो 14% थी सिखों की। तो 3 धर्म हो गए वहाँ, तो हरियाणा तो एक तरह से पिछड़ना ही था। वेस्टर्न यूपी को आप लोगे तो उधर जो पूर्वांचल है उनका बहुमत था, उनकी भाषा संस्कृति हैवी थी वहाँ, तो इनको भी पनिशमेंट मिला। फिर जैसे हमारे लोग हुए लगभग जो है शामड़ी गांव 11-12 नंबरदार थे, सारे के सारे फांसी तोड़े अंग्रेजों ने। शामड़ी गांव ने लड़ाई लड़ी जी, जिक्र नहीं है कहीं इतिहास में। मेवात में बहुत गांव ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कई के गांव उजड़ गए। लगभग 150 गांव ऐसे थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, लेकिन उनका जो पूरे कोई जड़ा दिया, कोई नीलाम कर दिया, तो कहाँ इतिहास लिखने की फुर्सत थी इनको, उसी से नहीं उभर पाई है। जहाँ तक इस एरिया की बात है, महम, मदीना, सांगी, डिग्गल, मांडोठी, बेरी, दुब्बड़दन, ये लड़ाकू गांव रहे हैं। हाँ सौदा, ये मतलब कभी न कभी जो ना लड़ाई का केंद्र रहे हैं। यहाँ से मतलब जो एक वो उठती था नेतृत्व, वो लड़ता था उनसे। इसलिए आप देखो, अब हुड्डा की मैं बताता हूँ आपको, कोई भी हुड्डा गोत्र का गांव रोड के ऊपर नहीं है, ऐसे रास्ते से रोड निकाला। अब इनका गांव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते थे, जैसे पानीपत जब जाते थे रोहतक से, तो ये डिस्टर्ब करते थे अंग्रेजों को। मान लो पकड़ लिया, पीट दिया, तो उन्होंने थोड़ा हाथ दूर से रोड निकाला, तो उनसे बच के निकले। तो आप जितने भी ये देखोगे ना, मेन खाप वाले जो गाँव हैं, जो लड़ाकू टाइप के थे, उनसे बचे। हाईवे पे नहीं पाएंगे, हाईवे पे नहीं मिलेंगे। अब दिल्ली से जब आप देखो, आप हिसार की तरफ जाओ, इधर खरखोदाम नवाब था, बहादुरगढ़ में था, झज्जर में था, दुजाना, लेकिन दुजाना के पास अलावत खाप है, वो उसके अंडर में नहीं आती थी। सिर्फ 3 गांव, एक दुजाना है, एक गुड़ा, एक चमनपुरा या वो है, 3 गांव थे सिर्फ यहाँ। बाकी उनके गांव थे महेंद्रगढ़ में, करौली के पास के गांव, वहाँ नवाब की वो चलती थी, यहाँ नहीं चली जी। अब आप आ जाओ रोहतक, आगे गोहाना में नवाब था, महम में नवाब था, लेकिन ये जो हुड्डा खाप है ये बिल्कुल खुली थी, कोई नवाब नहीं था यहाँ पे। ये सीधे दिल्ली के नियंत्रण में थे, तो दिल्ली से जो हुक्म होता था उसी की मानते थे, उसी के अंडर में रहते थे। ये किसी छोटे उसके अंडर में नहीं रहे कभी भी, तो लड़ाकू लोग रहे ये। और 1857 में 2 महीने तक यहाँ खापों का राज रहा है। यहाँ DC SP कुछ भी नहीं था, सब छोड़ के भाग गए थे 1857 में जब अंग्रेज आए हैं, और वो जो बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद, तो यहाँ आया तो लोगों ने जो ना खापों ने चढ़ाई चढ़ दी, तो जड़ा जुड़ दिया सब। तो उस वक्त क्या हो गया, उस वक्त खाप यदि चाहती ना, अगर इनका एकता होती तो ये अपना शासन संभाल सकती थी दिल्ली में। इनमें क्या हो गया, बड्डा जैसे चौधरी था ना, वो छोटे को दलने लगा। जैसे औलाना गांव है, औलाना ने दूसरे गांव पर अटैक कर दिया, मदीने ने दूसरे पे कर दिया, तो बड्डी खाप छोटी खाप को पहले इनको ऊपर कब्जा करो, तो आपसी होड़ लग गई इनमें। उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। 2 महीने बाद फिर जो है ना, यहाँ प्रशासन को नियंत्रण में लिया अंग्रेजों ने। अगर ये उस वक्त थोड़ा फैसला करके समझदारी से काम लेते, तो इनका यहाँ उसी टाइम सत्ता कायम हो सकती थी जी। तो हुड्डा साहब आपने, तो दोस्तों, जगत सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा के इतिहास को लेके, खापों को लेके, जातियों को लेके, गोत्र को लेके हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। हुड्डा साहब, आपने हमारे को टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।